अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। गुज़िश्ता रोज़ की कामयाब सफारतकारी के बाद इस वक्त की हुकूमत जहाँ ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में नज़र आती है, वहीं ऐसा लगा कि शायद खुले दिल के साथ आज हुकूमत की तरफ से एक ऐसी शुरुआत की गई जिसमें अपोजिशन के अरकान से मुलाकात की ख्वाहिश भी हुई और हमने वो मनाजिर भी देखे जिसमें अपोजिशन अरकान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की। यकीनन ये जाहिर करता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो तब्दीली कर रही है, या फिर वो ग्रीवियंसेस जिनका इशारा कई मरतबा अपोजिशन कर चुकी है, यानी कि आप सिफारती महाज के ऊपर दो बड़े अलग अलग ग्रुप्स को या ममालिक को जब एक दूसरे के सामने बिठा सकते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, तो अपने ही मुल्क में मौजूद छोटी या बड़ी जो मुख्तलिफ जमातें हैं सियासी, उनसे बातचीत क्यों नहीं की जा सकती है। उसी बुर्ज को तोड़ने की कोशिश हुई और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकातें भी की कुछ लोगों से। अब देखना ही होगा कि आया क्या वाकई अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, उससे मुलाकात हो या ना हो। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी वो जाहिर करती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ तो दे रही है, लेकिन बोझल दिल के साथ। एक तरफ वफाकी वज़रा के हवाले से शिकायत करते बिलावल भुट्टो साहब नज़र आए, और दूसरा ये भी महसूस किया गया कि बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई ख़ास यूनिटी नहीं है और ना ही वो दोनों पॉलिसीज़ के हवाले से एक पेज पर मौजूद हैं। इससे क्या वाकई अपोजिशन की जमातें भी फ़ायदा उठा सकती हैं और क्या मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते हैं? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में भी कुर्बतें हो सकती हैं जो कि पहले ही हुकूमत से नाराज़ नज़र आती हैं? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर भी हैं PTI के, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इससे पहले कि सियासी गुफ्तगू आपसे करूँ और सवालात करूँ, एक चीज़ जो कि मैं अदलिया से जुड़ी खबर है उस पर आपकी राय चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, बिलाखिर उसकी जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इसमें गैर ज़रूरी कुछ डिले भी हुआ, लेकिन देखा जाए तो अब समाअत मुकर्रर होने के बाद PTI की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि कोर्ट्स के बारे में आप लोग काफ़ी अरसे से क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि इसमें बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के हवाले से आप लोग इसे सही मायनों में डिफेंड कर सकेंगे? जी देखें, जहाँ तक ये अपील का ताल्लुक है, ये दुरुस्त बात है कि पहले हम कोशिश कर रहे थे कि ये जो अल कादिर केस वाली फैसला है उसकी अपीलें समाअत के लिए फिक्स हों, लेकिन उसके बाद जब वो फिक्स करने की बारी आई तो हमने रिक्वेस्ट की उनको कि आप इसकी सस्पेंशन की हमारी जो एप्लीकेशन है उस पे बहस पहले सुन लें, लेकिन अदालत ने वो हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये कहा कि हम अपील पूरी सुनेंगे। उसके ऊपर जो हमारे वकील हैं, इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के इस केस में, सलमान सफदर साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है कि मैं अपील की केस की बहस कर सकूं, तो उसके लिए मुझे पावर ऑफ अटर्नी भी चाहिए और वक्त भी दरकार है। तो अदालत ने ये हुक्म फरमाया था लास्ट टाइम कि आपको पावर ऑफ अटर्नी मिल जाएगा और आपका केस फिक्स होगा। तो अब उसके साथ हमें मुलाकात की भी ज़रूरत है ताकि खान साहब से फ्रेश इंस्ट्रक्शंस ले लें इस केस के बारे में, और बुशरा बीबी से भी फ्रेश इंस्ट्रक्शंस ले लें। तो मुझे नहीं लगता कि ये केस अभी चल सकेगा जब तक वो इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से। लेकिन बहरहाल अदालत ने फिक्स कर लिया है केस, तो अब देखना यह है कि अदालत हमारी मुलाकात कराती है कि नहीं समाअत से पहले। लेकिन ये बताएगा कि गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ये एक बिल्कुल करप्शन का वाज़े मामला है, जबकि आप लोग ये कहते हैं कि ये एक सियासी केस है। तो क्या इसका आप जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको प्रूफ भी कर सकेंगे कोर्ट्स के अंदर? देखिए जी, मैं थ्रू आउट द ट्रायल मैंने ये केस की स्टडी भी की, इसकी जजमेंट जो आई जेल ट्रायल के बाद जज साहब ने जो जेल से अनाउंस की उसकी भी मैंने स्टडी की, मैंने हकायक भी मैं जानता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने सारे देखे हैं। तो केस तो बिल्कुल सियासी बुनियादों पे है, कोई इसमें हकीकत नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद केस है, झूठा केस है। और अगर आप इंसाफ के तकाजे पूरे करें तो खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को इसमें बरी होना चाहिए। इसमें मेन जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो ये लगाया था कि अल कादिर ट्रस्ट का
केस में जो जो मेन यूनिवर्सिटी बनी है, उससे उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जाती फायदा है। ये मेन केस था, और उन्होंने कहा था कि जी उसके लिए, उस जाती फायदे के लिए उन्होंने कैबिनेट ने फैसला किया कि जो मलिक रियाज साहब के पैसे हैं, बैरिया टाउन के पैसे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने थे, वो जाने की इजाजत दे दी। ये केस था। तो बेसिकली सबसे अहम चीज ये थी कि क्या इसमें यूनिवर्सिटी जो बनी है, इसमें कोई उनका फायदा है खान साहब का और बुशरा बीबी का कि नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट से नजर आता है कि ये तो ट्रस्ट है, जिसका शौकत खानम है, और वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो, और सारा जो एसेट है, और यूनिवर्सिटी वो ट्रस्ट पे है, और यूनिवर्सिटी भी चैरिटेबल है, नॉन प्रॉफिट है, यानी उसका पैसा भी बाहर नहीं जा सकता, वो सारा चैरिटी में ही जाना है। और ये भी देखा गया कि जो नैब के एविडेंस देने आए थे, जो शहादत देने आए थे नैब के इंस्पेक्टर, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, जो सबसे अहम गवाह होते हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपने कोई इसमें देखा कि कोई फायदा हो रहा है, तो उन्होंने बल्कि उल्टा जवाब दिया कि नहीं, कोई फायदा जो है खान साहब या बुशरा बीबी को इस यूनिवर्सिटी से नहीं है, क्योंकि उनका ये तो ट्रस्ट का सारा कुछ है। और उम्मीद यही है कि इंसाफ का तकाजा पूरा होगा, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारे पहले साइफर केस में इंसाफ हुआ और वो ख़त्म कर दिया गया, या जिस तरह मैं तोशा खाना के केस में मैं पेश हुआ था और वो केस पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक इस केस में भी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बताएगा कि अदालती केसेस तो एक तरफ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले चौथी या पांचवी मरतबा गालिबन मुज़ाकरात की पेशकश की है अपोजिशन को, जिसको अप्रिशिएट भी किया गया बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब जैसी शख्सियात की तरफ से। अब क्या आप लोग इसको संजीदा लेंगे, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है? जी देखिए, मैं पहले तो अपनी ज़ाती तौर पे आपको अपना ज़ाती जो व्यू पॉइंट है, नज़रिया है, वो मैं बताऊं। मेरी नज़र में अल्टीमेटली हर इस किस्म का जो मसले उठते हैं, उनका हल सियासी है, और उस हल तक पहुंचने के लिए आपको डायलॉग करना चाहिए हर एक के साथ, और करना पड़ता है, ये एक ज़रूरी बात है। तो डायलॉग तो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हो सकता है उसका कोई नतीजा निकले, हो सकता है ना निकले, लेकिन इसके दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये मेरा जाती नजरिया है। अब जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का, हुकूमत कहती तो है, बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ साहब भी, और हुकूमत के दीगर लोग भी, कि हमें बात करनी चाहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमसे बात करें। लेकिन जो असल हकीकत ये है कि वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो उनको पता है कि उसका नतीजा कुछ होना नहीं है। अगर नतीजा ये है कि खान साहब ने बाहर आना है, तो फिर ये वाली हुकूमत चली जाएगी। तो बातचीत तो उनका करने का कोई इरादा भी नहीं, और दूसरी, कभी उन्होंने माहौल क्रिएट करने की नहीं कोशिश की बातचीत की। ये नहीं हो सकता कि आप एक हाथ आगे बढ़ाएं दोस्ती का, और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारें। लेकिन ये फरमाएगा कि अगर वाकई मुज़ाकरात होते हैं तो फिर पीटीआई किन पॉइंट्स के साथ टॉकिंग टेबल के ऊपर बैठना चाहेगी? क्या खान साहब की रिहाई ही अव्वलीन शर्त है, या फिर इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो कि एजेंडा में शामिल होगी? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो बात करने के लिए देखनी है। सबसे अहम मेरा ख्याल है मसला जो पाकिस्तान का है, और जो हर पाकिस्तानी का है, वो है मईशत। इस वक्त हुकूमत ने 5 बजट्स दिए हैं, पांचों बजट्स में नाकाम हुई है। किस तरह हमारा जो मईशत है उसमें बेहतरी नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर नहीं गया, चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं हुई। ये सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर बातचीत करनी है, उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए कि हम किस तरह मिलके इसको ख़त्म कर सकते हैं, इससे निजात, अपने जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। वो हम सबके ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात आप बिल्कुल इस पे कर सकते हैं कि इलेक्शंस को किस तरह बेहतर बनाना है, किस तरह साफ शफाफ बनाना है, क्योंकि फिलहाल तो नजर आता है कि इलेक्शंस बेमायने ही हो गए हैं। जो मर्जी रिजल्ट लाना चाहें लाया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि सियासी जमातें बैठें और फैसला करें कि किस तरह की जमहूरियत चाहते हैं। तीसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है, नैब का रोल जो है,
जो हमारे दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग इदारों को जो सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंतकाम के लिए अपने ओपोनेंट्स के साथ, उसको उस पे बात हो सकती है। लेकिन ये सारा जो बातचीत है ये डिपेंड करती है कि इसमें खान साहब की एब्सेंस में नहीं हो सकता। हम खान साहब की रिहाई की बात नहीं कर रहे, हम खान साहब से मुलाकात की बात कर रहे हैं। रिहाई का जहां तक ताल्लुक है वो हम कहते हैं कि अदालत से ही हम इंसाफ लेंगे, किसी डील की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंसाफ की बात हो रही है। जो बुनियादी हकूक हैं और इंसानी हकूक हैं खान साहब के और उनकी वाइफ के, उसकी बात हो रही है कि उसको किसका हिफाजत उसकी किस तरह हिफाजत की जाए। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, बातचीत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिससे बाद ही बातचीत हो सकती है। ये फरमाइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपोजिशन के कई अरकान से मुलाकात की है और ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो भी शिकायत थी उनको सुनने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तो गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने आज बड़ी एक सख्त किस्म की तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो वफाकी वज़रा हैं वो गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप इससे एग्री करेंगे कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत ठीक है लेकिन वफाकी वज़रा या उनकी टीम के अरकान उनको मिसगाइड करते हैं? जी देखिए, ये तो मसले हर जमात में होंगे, जो आगे नहीं चाहते कि सियासी लोग एक मिल बैठ के सियासी अपना मुस्तकबिल तय करें। तो यकीनी तौर पे ये तो होगा। कौन है ये नहीं मुझे मालूम, ना मैं उनकी निशानदेही कहूंगा करूंगा, लेकिन यकीनी तौर पे होंगे। हमारे बीच में भी हैं जो नहीं चाहते मुज़ाकरात, हो सकता है वो भी ना चाहते हों, बट ये ऐसे लोग होते हैं। मगर इस सारे मामले में लीडरशिप का काम ये होता है कि वो वही बात करें जो दुरुस्त है और जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए बेहतरी साबित हो सकता है, बेहतर साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर की ऑफर है, मैं नहीं समझता कि वो जेन्युइन है। मैं तब समझूंगा जब वो जेन्युइन है, जब वो माहौल क्रिएट करेंगे मुज़ाकरात का और बातचीत का। और बॉल जो है वो उनकी कोर्ट में है, उनके पास ये इख्तियार है, वो हुकूमत में है कि वो माहौल क्रिएट करें। हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे साथ तो ज्यादती और तशद्दुद हो रहा है, तो हम तो माहौल नहीं क्रिएट कर सकते किसी किस्म का मुज़ाकरात के लिए, वो उन्होंने ही करना है। इसलिए मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि बात से सिर्फ कहने से आगे बढ़ें और अमल करके दिखाएं कि वाकई ही वो मुज़ाकरात चाहते हैं। तो और उसके बाद हम इंशाल्लाह उनके साथ, मैं अपना ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम उनके साथ फिर ज़रूर मुज़ाकरात करने को तैयार होंगे, अगर हमारी ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए। जी, स्ट्रेटजी तो हमने बना ली है और अलग स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं कि जो हमने जीबी में देखा और उससे पहले जो हमने देखा मुख्तलिफ इलेक्शंस में और जो मेन जनरल इलेक्शन में भी देखा, उसके बाद स्ट्रेटजीज तो डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा इलाका है, ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है हमारा। आपको पता है कि जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है जम्मू कश्मीर में, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वो जुल्म के अगेंस्ट हम खड़े हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में जो कुछ आपने किया जनरल इलेक्शन में इधर, उसको तो छोड़ दें, लेकिन वहाँ कम से कम एक साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन के हवाले से यकीनन एक वोकल आवाज़ तो है, लेकिन अब देखना होगा आया कि किस हद तक पीटीआई जो मुज़ाकरात की बात तो करती है वो वाकई हुकूमत की इस रिक्वेस्ट का क्या जवाब देती है। एक छोटे से वक्फे के बाद हम बात करेंगे हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि ये समझती है कि इत्तेहादी होने के बावजूद भी हुकूमत और हुकूमत की वफाकी वज़रा का रवैया बिल्कुल भी मुनसिफाना नहीं है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एक तरफ गवर्नमेंट के ऊपर तो तनकीद करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की ख़्वाह भी नज़र आ रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात करे। और जैसा महसूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि गवर्नमेंट के हवाले से कोशिश ये अपोजिशन कर रही है कि शुरुआत हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत में जहाँ मुस्लिम लीग नून एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जिसकी तरफ से गर्म और सर्द माहौल एक ही साथ पैरेलल हम चलते हुए देख रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो
स्पीच थी उससे बड़ी हद तक महसूस होता है कि जो कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी सेटल डाउन करना चाहते हैं अपोजिशन के अरकान को लेकर, हुकूमती जो उमूर हैं उससे मुताल्लिक, लेकिन कहीं ना कहीं वफाकी वज़रा की कोताहियाँ भी उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हैं और आज उसका बड़ी हद तक रिफ्लेक्शन हमें बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में नज़र आया। एक तरफ सिर्फ यही बात है या फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट्स हैं वो भी ज़ेर बहस हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि GB के इंतखाबात और फिर उसके बाद जो मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, ये वो तमाम बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें हमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के अंदर एक कंसेंसस बिल्डअप होता हुआ मुश्किल से नज़र आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं बल्कि बड़े अरसे के बाद हम उनको देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, और बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि अरसा दराज के बाद आपसे हम गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं। सर आज आपकी आपने बहुत शुक्रिया लिया। सर ये आज की जो सिचुएशन है, मतलब अभी तो खैर ईरानी सदर का विजिट ख़त्म हुआ और उसमें एक हमने देखा कि एक डेकरम नज़र आया, पीपल्स पार्टी नून की लीडरशिप साथ साथ नज़र आई, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने जितनी एग्रेसिव स्पीच की है उससे लगता है कि नून और PP के दरमियान कोई बहुत अच्छे टर्म्स नहीं चल रहे हैं। क्या ये असल चीज़ सिर्फ बजट ही है या फिर बैक एंड के ऊपर और भी चीज़ें हैं जो कि पाइल अप हो रही हैं? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि गवर्नमेंट ठीक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करती है, लेकिन आज जो बिलावल साहब ने कहा वो 2-3 चीजें बड़ी अफसोसनाक सामने आ रही हैं। देखिए ना, पहले ही इशू था, अवामी मसाइल थे और उन अवामी मसाइल के हवाले से जो वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, पहले वो उन्होंने डिमांड्स रखी। पहला एहतजाज देखें तो डिमांड्स रखी, कहा कि नहीं मानेंगे, और फिर एहतजाज हुआ तो वो डिमांड्स भी मान ली गई जो उनकी डिमांड्स में या उनके मुतालबात थे नहीं, वो भी मान लिए गए। फिर दूसरी बार ऐसे हुआ, फिर तीसरी बार ऐसे हुआ, 3 बार ऐसे हो गया। चौथी बार जो इशू सामने आया वो जब राना सनाउल्लाह साहब ने वहां पे मुजफ्फराबाद में कहा कि बाकी जमातों की गिनती गवर्नमेंट तो हम बनाएंगे, चूंकि बाकी जमातों की गिनती तो 1 से शुरू होनी है और हमारी 11 से शुरू होनी है। जो 10 पंजाब के अंदर है वो 10 की 10 तो हमारी जेब में है। तो उससे फिर ये शुरू हुआ कि इसका मतलब आप हमेशा मैनिपुलेशन करते हैं। वहां पे 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन ये बाहर से जो यहाँ पे ये जो सीटें हैं 12, इनकी वजह से मैनिपुलेशन होती है, बाजू मरोड़ा जाता है वहां पे। तो वो अभी बात उस पे फिर वो दोबारा से एहतजाज शुरू हो गया कि इन सीटों को खत्म करें। खत्म करना तो शायद मुनासिब नहीं होगा। अब सवाल ये है कि उनका कोई हल मौजूद था। मसलन मुतनासिब नुमाइंदगी एक हल है कि आप कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वही फैसला कर दें कि किस जमात को कितनी सीटें मिलनी है, तो मुहाजिरीन की सीटें भी रह जाएंगी और ये भी मसला हल हो जाएगा। दूसरा फिर ये था कि इसकी पार्किंग कहीं और कश्मीर कौंसिल में कर दें और कश्मीर कौंसिल को ज़्यादा इख्तियार दे दें, एक तरह का जैसे अपर हाउस होता है वैसे वो देखे सारे मामलात को। तो सॉल्यूशंस मौजूद थे, लेकिन अभी जो नया खैर से ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दे दिया कि मैं रावलाकोट वालों को पूरा कश्मीर ही नहीं समझता हूँ। आप अंदाजा करें कि इन वज़रा ने बजाय इसके कि मसाइल को हल करना है, ठंडा करना और खराब कर दिया, वो और खराब कर रहे हैं। एक और बात देखिए जरा, ये अक्टूबर में मुआहदा हुआ था, अब अक्टूबर गया, दिसंबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई उनकी डेडलाइन थी। अब 30 मई को कमेटी जारी। तो इससे भी आप हुकूमत की जो इस वक्त यहाँ पे वफाकी हुकूमत है उसकी नीयत का अंदाजा कर सकते हैं। अगर इन्होंने उस पर मुज़ाकरात करने होते तो पहले जाकर करते और बात करते उनसे, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आता और यकीनी तौर पर निकल आता। अच्छा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो आज जब बिलावल साहब ने कहा कि और कुछ नहीं, तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिएशन करवा देता हूँ, तो किसी की तो मान लें आप। मौलाना फजल रहमान साहब अगर करवाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक तरह की इस हुकूमत की मदद होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में वो जो बिलावल साहब आज थोड़ा सा अगर मैं इसको एलोबरेट आपसे करवाना चाहूँ कि ये जो टीम की बात कर रहे हैं कि जी गलत मशवरे दे रही है, अब इसमें अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात हो, पीपल्स पार्टी को लेके चलने की बात हो, अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है कि बिलावल साहब ने स्पीच नहीं की थी बजट के ऊपर कि जी जो मुसव्वदा हमसे डिस्कस हुआ था, नवीद कमर साहब ने कहा कि जी वो तो पॉइंट्स हैं ही नहीं बजट जो पेश हुआ है उसमें, इसके ऊपर एहतजाज उन्होंने स्पीच भी नहीं की थी बिलावल साहब ने। तो आपके ख्याल में सर क्या प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर साहब को खुद पता नहीं है ये चीज़ें, या फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा है, या फिर जानबूझ के कोशिश हो रही है कि थोड़ा पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहे और ये एक पेज पर ना हो इन तमाम चीज़ों के ऊपर? देखिए, कोई अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो बात वो करते हैं उस पर खड़े नहीं होते। जो मसलन अभी PIA के ऊपर 15 साल का पहले 10 अरब रुपए में बेच दी, ये सैकड़ों हज़ारों अरब रुपए की PIA, अब उस पे 15 साल की छूट दे दी है। अब मुझे ये बताएं कि जो एविएशन की बाकी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो कैसे उनका मुकाबला करेंगी? तो ये कैसी नवाज़शात है जो नवाज़शात पे नवाज़शात हो ही जा रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि IMF कह रहा है कि आप ये टैक्स लगाएं, वो टैक्स लगाएं, और दूसरी तरफ जिसको मनपसंद होता है उसको छूट देनी होती है, दे देते हैं। 15 साल के लिए आप जहाज़ ख़रीद कर लाएं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। आप उनके इंपोर्ट करें, उनकी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं और वो बड़े कीमती होते हैं, और फिर बाकी भी टैक्स की छूट है। अभी तो पता चलेगा कि किस किस चीज़ पे दे दी। 15 साल के लिए सैकड़ों अरब रुपए की टैक्स छूट दे दी। तो ये क्या तरीका है? कैसे आप ये कर रहे हैं? ये तो कोई ऐसे तो कोई लूट का माल जैसे हो, इस तरह से ये सारा बिहेव अच्छा, किया ये तो सर इसका यूटिलिटी स्टोर्स पे भी यही इन्होंने किया, फिर उसके बाद PIA के टाइम भी यही किया। क्रॉस कटिंग करने के बजाय पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने या तो वाइंड अप कर दिया या बेच दिया। सर लेकिन एक सियासी पॉइंट भी, आप एक सियासी वर्कर सालों रहे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो अपोजिशन इस वक्त है, जिस तरह महमूद अचकज़ई साहब ने भी स्पीच की और स्पीकर साहब के साथ उनकी भी थोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन देखा जाए तो महमूद अचकज़ई साहब के बड़े दरीना मरासिम रहे हैं, नून के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी। अगर अपोजिशन चाहती है कि उनके थ्रू बातचीत हो, तो आपके ख्याल में असल मसला क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 4-5वीं दफ़ा पार्लियामेंट में कहा कि आए बातचीत करते हैं, तो अपोजिशन कह रही बताएं कब करना है। तो आपको क्या लगता है कि रुकावट क्या आ रही है गवर्नमेंट के पास? देखिए, या तो गवर्नमेंट कहे ना कि मुज़ाकरात करें। अगर गवर्नमेंट कहती है तो फिर उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें, टेबल पे जो कुछ है सब कुछ सामने रखें कि ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ का ये हमारे नज़दीक ये सलूशन है, वो कहेंगे हमारे नज़दीक ये सलूशन है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई हमारी मुआशी तौर पर अच्छी सूरत हाल नहीं है। इंटरनेशनली गो पाकिस्तान को एक बड़ा एज मिला है, लेकिन उसके बाद अगर आप इंटरनल चीज़ें जो है अंदरूनी तौर पर उसको आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं रहता तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब ज़रूरत है कि चीज़ें ठीक करें। हर जगह पे अगर आपने खामखा एक मसला पैदा कर दिया, कश्मीर में बलूचिस्तान पहले जल रहा है, आपको आपके सामने KPK है और बाकी जगहों पे भी है, चीज़ें कोई ठीक नहीं है और चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अब मुज़ाकरात हर जगह पे करने चाहिए। आखिर ये अमेरिका और ईरान जंग के बाद भी तो मुज़ाकरात ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो देखे ना कितनी खौफनाक जंग हुई है, वो कितनी शहादतें हुई हैं, उसके बाद भी वो टेबल पे बैठे। तो आपको टेबल पे बैठने पे क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है ये मसाइल जो है ये कोई इतने ऐसे नहीं है कि जो बैठकर जिनका कोई हल ना निकल सके। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कोशिश करती रही है। पीपल्स पार्टी के अपने दौर में आपको याद होगा, इवन तरामीम को छोड़े, जो आईनी तरामीम थी, जो छोटी छोटी कानून साजी थी, वो भी कंसेंसस के साथ बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप दूसरों की राय ले लेते हैं, बेहतर राय आ जाती है, आप दूसरों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं और आपका बेहतर हो जाता है, कानून साजी बेहतर हो जाती है, आइन साजी बेहतर हो जाती है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, सर क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो आपके ख्याल में ये तो आपने चले क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट को कहना ही नहीं चाहिए अगर बातचीत होनी चाहिए, नहीं करनी, लेकिन आप क्या देख रहे हैं आगे चलकर? क्या वाकई ऐसी सिचुएशन बनेगी? जिस तरह आज भी अपोजिशन के लोगों से मिले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक कोई माइंड सेट तो क्रिएट करना चाह रहे हैं। और दूसरा आखिरी एक क्विक क्वेश्चन कि ये GB में फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पीपल्स पार्टी अब कितना आगे आपको जाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि वहाँ पर ऑन बोर्ड तो ले लिया गया है पॉलिटिकल कारकुनान को, लेकिन अब आपको लगता है कि आसानी के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो हो चुकी है। दो मेन चीज़ें होती हैं, आपका स्पीकर होता है जी, वो भी बिला मुकाबला हो गया, डिप्टी स्पीकर था वो नून का बिला मुकाबला हो गया, अब चीफ मिनिस्टर है वो भी बिला मुकाबला हो गया। अब तो उन्होंने कैबिनेट बनानी है, नून कह रही है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो रहेगी IPP और एक है मेंबर MWM का, एक PTI का। जाहिर है वो भी अपोजिशन में बैठेंगे या उन्होंने क्या करना है, फैसला उन्होंने करना है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर है, पीपल्स पार्टी की 3 सीटें ऐसी हैं, तो वो जाहिर है एक अदालती प्रोसीजर है, उसमें हम समझते हैं कि हमारा तो ये था, जो मेरी असेसमेंट थी जिस दिन मैं गया हूँ,
मैंने विजिट मुकम्मल किया है पूरे जी जी GP बिल्कुल का। थे आप। तो मैंने पार्टी को रिपोर्ट दी कि हम 15 सीटों पे आगे हैं और वही था हमारा टारगेट और हम जीत रहे थे 15, लेकिन फिर वो मैनिपुलेशन हुई और वो सारी खराबी हुई जो कि बाद में भी जारी रही। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने ये बेहतर जाना कि सबको ऑन बोर्ड लेकर साथ चला वहाँ जाए। पे चूंकि मसाइल ऐसे हैं कि जिनका हल चाहिए उसमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सारी सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो भी मुतालबा हो फेडरल गवर्नमेंट से या वहाँ पे कोई फैसला, मसलन बूंजी बनना है जिसका 7200 मेगावाट रन ऑफ द रिवर पे सस्ती तरीन बिजली है। अब अंदाज़ा कीजिए ना कि वहाँ पे आपने 50 अरब डॉलर तकरीबन सी पैक पे लगा दिया है। वो गेटवे है गिलगित, ना वहाँ पे बिजली और पानी है, ना आपको ग्वादर में बिजली और पानी है। तो फिर अगर वहाँ के लोग बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप सर 100% लिटरेसी रेट है वहाँ के कुछ इलाकों का, तो ऑब्वियसली बात तो वो करेंगे और सही भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमारे साथ चौधरी मंसूर साहब मौजूद थे। और देखा जाए तो यकीनन पीपल्स पार्टी इस सिंपलेस्ट में चल रही है कि आवाम को जहाँ वोट का हक होना चाहिए वहीं गवर्नमेंट को भी डिलीवरेंस देनी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि गवर्नमेंट यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता है और उसकी रिफ्लेक्शन आज हमें बिलावल साहब की स्पीच में भी नज़र आती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहां हम वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ईरान और अमेरिका के इस तारीखी मुआहदे में जिसकी शुरुआत हुई है, पाकिस्तान का भी जो एक किरदार है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पाकिस्तान उस सेलिब्रेशंस का हिस्सा है जो कि पूरी दुनिया में सिफारती महाज के ऊपर की जा रही हैं कि जहां अमेरिका और ईरान जैसे दो मुश्किल ममालिक न सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए बल्कि उस मुज़ाकरात की मेज़ पर एक कामयाब मुआहदा भी हुआ जिसके गवाहान में कतर और पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल हैं। एक ऐसा मुश्किल मरहला था जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ सुरखरू हुआ बल्कि इसको करके दिखाया। लेकिन एक सफ़े मातम हमें इसमें इंडिया में नज़र आता है होता हुआ, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस तरह हाईलाइट हुआ है उसी तरीके से सिफारती महाज के ऊपर हमें भारत तनहा होता हुआ नज़र आया है। लेकिन क्या वाकई भारत खामोशी से ये तमाम के तमाम बातें सह लेगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो कुछ भारत अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में करता रहा है, क्या उसका सिलसिला भी रुकेगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा है वो नए रास्ते खोल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस सेनेटर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर वैसे तो हमने कल भी इस पर तफसीली बात की थी कि ये जो मुआहदा है इससे पाकिस्तान का तो एक यकीनन सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन इस हवाले से कि ओवरऑल आपके ख्याल में रीजन के साथ साथ पाकिस्तान की जो परसेप्शन है पूरी दुनिया में किस हद तक उभरा है? मतलब ईरान और अमेरिका तो दो कंपोनेंट्स थे, लेकिन इससे हट के पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में कितना पॉजिटिव असर पड़ा है इस मुआहदे से? बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहब, आपने इनवाइट किया है। और मेरा मानना ये है कि देखिए जो 25 करोड़ लोग हम हैं या हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन हैं, हम दुनिया के सामने नहीं आते। हमारे जो चेहरे हैं दुनिया नहीं जानती, दुनिया हमें जानती है लीडर्स के जरिए। तमाम जो लीडर्स जिस तरह का बिहेव करते हैं, जिस तरह के फैसले करते हैं और जितनी दूरअंदेशी से काम लेते हैं। मैं क्योंकि इतनी सीरियस बात नहीं, एक मैं आपको लाइटर नोट पे कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो है मोदी साहब, वो एक साल में 2 दफा गलत बस में बैठ गए। मई 2025 में भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने हमला किया पाकिस्तान पर, भावलपुर और 8-9 जगहों पर, और क्लेम किया कि पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल सेट कर देंगे। वो न्यू नॉर्मल होने की बजाय हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करेगा तो बहुत महंगी कीमत लेंगे हम लोग। तो ये हुआ 2025 में। फिर अप्रैल इसी साल 26 फरवरी को वो कहाँ थे? वो तेल अवीव में थे और जाकर कनाइमेंस कर रहे थे कि ये आप ब्रदर हैं, अब ये फादरलैंड है, वो मदरलैंड है। और यहाँ तक उन्होंने नेतन्याहू के सामने 26 फरवरी को कहा कि योर पेन इज आवर पेन। जिसका मतलब ये है कि आपने ट्रेडिशनली जो 78 सालों से फलस्तीनियों की पेन थी उसको तो डिसोन कर दिया। ये वही हैं जो यासिर अरफात ज्यादा करीब थे हिंदुस्तान के, हमारे साथ उतने करीब नहीं थे। ये वही हैं जहां इंदिरा गांधी ने अमेरिका को ट्रुप्स भेजने से इनकार कर दिया था वियतनाम में, ये कहकर कि ये अनएथिकल जंग है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक के खिलाफ ट्रुप्स नहीं भेजे थे।
और कहा था कि ये अनएथिकल जंग है अमेरिका की। तो ये तो वो इंडिया है जिसको मैं जानता था ट्रेडिशनली, कि इनके लीडर्स जो हैं वो अपहोल्ड कुछ वैल्यूज जो करते थे दुनिया में, उसकी वजह से अर्न करते था इंडिया रिस्पेक्ट। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पिछली के बाद मोदी साहब पे आ जाते हैं, तो मोदी साहब ने पिछले साल हम पे हमला किया। 26 फरवरी को नेतन्याहू को जाकर मिले, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। तो आप देखिए उन्होंने खुद एक मिस मैच किया, मिस अलाइन किया, कंप्लीटली मिस रीड किया आने वाले वक्तों पे। मिस रीड इसलिए किया कि उन्होंने समझा था कि ये वॉकवे होगा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए, चंद दिनों में गेम चेंज हो जाएगी ईरान की, उसके बाद मेरी बड़ी वैल्यू ऐड होगी क्योंकि मैंने 26 फरवरी को 48 घंटे पहले आके इजराइल को अपनी सपोर्ट दे दी है। तो ये मिसकैलकुलेशन है जिसकी वजह से वो निस्बतन इररिलेवेंट हो रहे हैं। एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है क्योंकि ना अमेरिका को वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हुए, ना इजराइल को ऑब्जेक्टिव हासिल है, तो बज़ाहिर है वो एम्बैरेसमेंट इंडिया के हिस्से में भी वही आई है। अच्छा, एक तो आपके ख्याल में ये जो अब आपने माजी के ताल्लुकात का हवाला दिया, तो ईरान के साथ भी मतलब बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और लास्ट मोमेंट के ऊपर जिस तरह चाबहार से बैकआउट कर लिया इन्होंने जंग से पहले, और इनकी प्रेजेंस को महसूस भी किया होगा ईरान ने। लेकिन ये भी खबरें आई कि जब जंग शुरू हुई तो चाबहार का कंट्रोल फिर भी भारत को देना चाह रहा था ईरान। तो आपको लगता है कि अब ईरान भी असर नौ मुरतब करेगा अपने ताल्लुकात को? और दूसरा, ये जो फॉरेन पॉलिसी के महाज पे आइसोलेशन है भारत की, इससे निकलने के लिए ऑब्वियसली वो कुछ तो एफर्ट्स करेंगे, वो क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, बुनियादी तौर पर ईरान को तो रियलाइजेशन पिछले जून में हुई थी। मैं आपको क्विकली रिकॉल कराऊं कि आप जो ईरान के एयर डिफेंस और नेटवर्क थे और जो मिसाइल सिस्टम थे उन पर ड्रोन्स ने बमबारी की थी फ्रॉम द ईरानी सॉइल, यानी विद इन ईरानी सरजमीन यूज हुई थी उनके अपने एयर डिफेंस और सेंसर्स के खिलाफ। और लॉन्च किसने किए थे? बाद में पता लगा वो मोसाद ने अपने अड्डे बनाए हुए थे विद इन ईरानी सॉइल, नंबर 1। और फिर जब और ईरानियों ने और ज्यादा एक्सप्लोर किया और ट्रेस करने की कोशिश की और कोमिंग की, तो पता लगा जो चाबहार में इनके वर्कर्स आते थे इंडियन, उस गांव में इजरायलियों को लाकर एस्टेब्लिश किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि चाबहार में तमाम इंडियन कोई जासूस या स्पाइस थे, लेकिन उसमें फैसिलिटेशन इंडिया ने की थी उस वक्त। तो ये उस वक्त मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि उस वक्त फिर ईरानी दोस्तों ने बहुत ज्यादा कोमिंग की थी, बहुत ज्यादा स्कैनिंग की थी और बहुत ज्यादा एलिमिनेशन की थी उन एजेंट्स की जो ईरान के खिलाफ थे, चाहे वो इंडियन थे चाहे वो मोसाद के थे। ये पहला स्टेप। हमें वो रियलाइजेशन का फायदा उस वक्त भी मिला कि ईरान का ट्रस्ट हम पे कायम हुआ कि हम इनको क्वेश्चन करते आए थे कि ये सिंसियर आपके दोस्त नहीं है, लेकिन प्रूफ इंडिया ने खुद दे दिया। और ऑन टॉप ऑफ दैट अब जो बातचीत हमने कराई है, एक और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस नजर आया, हमारी न्यूट्रलिटी नजर आई, हमारी क्रेडिबिलिटी नजर आई कि एक तरफ एक सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, हम उसका इन्फ्लुएंस लेकर उसकी तरफ नहीं हो गए। हमने जब मुज़ाकरात किए तो उनका भी प्रेशर लिया, इनको भी सपोर्ट किया। तो ये जो बैलेंस करना था ये दुनिया अब अप्रिशिएट कर रही है और ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ट्रेडिशनली जो मुज़ाकरात कराने वाले चंद ममालिक थे, पाकिस्तान उनमें नहीं हुआ करता था। हम पहली दफा ज्वाइन किया है, क्रेडिबल हुआ, इतनी बड़ी स्टेक है जिसको हमने कन्वर्ज किया। और आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि सोवियत, आप देखें रशिया की जंग 5 साल से चल रही है यूक्रेन के साथ, दुनिया उस तरह हॉस्टेज नहीं बनी हुई, वो स्टैंड अलोन जंग चल रही है। ये 38 दिन की जंग ने दुनिया के साथ क्या किया? मेरा ख्याल है 8 बिलियन लोग जो हॉस्टेज बने हुए थे पूरी दुनिया के, उनको साइन ऑफ रिलीफ मिला, उनके लिए ये जंग बंद हुई है। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, एक्नॉलेजमेंट भी और ट्रस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान ने अर्न किया। अच्छा सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जो प्राइम पोजीशन हासिल की है वो अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें भारत किसी न किसी हद तक कोशिश तो करेगा कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, चाहे वो दहशतगर्दी के नाम पे कुछ कार्रवाइयाँ करके हो या फिर मुख्तलिफ महाजों के ऊपर हो। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना कॉशियस होने की ज़रूरत है आगे इसमें? ये देखिए, और ज्यादा खासतौर पर जो इंडियन एजेंसीज होंगी वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होंगी। उनको एक बहुत कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान गवर्नमेंट की कनाइमेंट से मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकमिंग्स थी उनके बॉर्डर सिक्योरिटी में और इंटरनल सिक्योरिटी में, ईरान के अपने लिए भी थी और वो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होती थी प्लेटफॉर्म्स। आपको BLA का भी याद है, हमारे बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो ईरान के सॉइल से लॉन्च किए जाते रहे। कुलभूषण भी याद है सर हमें, कुलभूषण भी आपको याद है। तो वो इसका मतलब ये है कि एक सेंचुरीज मिली हुई थी इंडिया को, अफगानिस्तान के बॉर्डर से तो थी ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान को भी इस्तेमाल किया जाता था, ईरानी सॉइल को। तो आई थिंक अब ईरान को बेहतर समझ आई होगी, कम से कम हमें अगर इधर से एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी मिलता है और ट्रस्ट मिलता है, वो इंडिया के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि इस वक्त फिर उनके पास सिर्फ अफगान ऑप्शन रह जाएगी और अफगानिस्तान में भी हम कंसिडर्ड कोशिश और कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो ये एक टाइमलाइन नहीं दी जा सकती। मुझे ये लगता है कि ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग
परसिस्टेंट एफर्ट हमें करते रहना पड़ेगा, नॉट ओनली मिलिटरीली बल्कि ग्लोबली हमें अपनी डिप्लोमेसी को भी ये ऑब्वियसली इंगेज करना पड़ेगा दुनिया को बताने के लिए कि हम क्योंकि एक पीस लविंग मुल्क हैं, हमने अभी साबित किया मुज़ाकरात के अंदर, तो हमें दुनिया हेल्प करे कि जो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं टुवर्ड तालिबान या उनकी हरकतों के, तो वो उधर उनको ब्रेक लगाएं, हॉर्न करें और उनको चेक करें। अच्छा, इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव आप क्या समझते हैं? लोग ये भी राय रख रहे हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ेगा और हो सकता है इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इससे कुछ बेहतर जो है वो रिफ्लेक्शन इसका नज़र आए, क्योंकि हमारा मसला जो है वो दहशतगर्दी के साथ मईशत भी है। तो आपको लगता है कि अब कुछ ख़ास तौर पर इन रिलेशन टू ईरान के साथ हमारी ट्रेड या दीगर चीज़ें बढ़ सकती हैं, और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो कितना इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो मिस ना, देखिए विशफुल उनके होना चाहिए, हो सकता नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से कि हमारे बॉर्डर पे दुनिया का तीसरा ऑयल एंड गैस रिजर्व है ना। अनफॉर्चुनेटली वो खुद कौम अपना बेनिफिट उठा सकी, वट एवर रीजन, वो अलग डिबेट है, और ना पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ। तो अब आपको गैस पाइपलाइन भी याद है, गैस पाइपलाइन ईरान के साथ जो बिछाई जानी थी, जो सस्पेंड हो गया इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस की वजह से। हम वही अगर वहां से शुरू करें, लेट्स एज अ स्टार्टिंग। अब हमारा अमेरिका से कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, वो अप्रिशिएटिव है हमारी लीडरशिप की एफर्ट के, तो हमें डिविडेंड्स पाकिस्तान को लेने के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी गैस पाइपलाइन इसलिए होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे गैस सस्ती हो जाती है तो सिर्फ गैस नहीं कि आपके और मेरी गाड़ियों में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, वो हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमिकल हो जाएगी क्योंकि बिजली सस्ती होगी। जब बिजली सस्ती होगी तो हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले में इकोनॉमिकल बेच सकेंगे, हम मार्केटें कैप्चर करेंगे, हमारा डॉलर बेहतर होगा, IMF से हमारी जान छूट जाएगी। तो सिर्फ मैंने आपको सेगमेंट की कोशिश की हाईलाइट करने की कि आई एम श्योर पाकिस्तानी लीडरशिप को ये एहसास कहीं ज्यादा होगा आप और मेरे से कि क्या डिविडेंड्स हम ले सकते हैं। तो आई थिंक एक न्यू चैप्टर ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू आवर इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन, क्योंकि आपने देखा मिलिटरीली हमने पिछले साल भी हिंदुस्तान को साबित किया, लेकिन इकोनॉमी के चैलेंजेस अभी भी हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कमोडोर साहब, रिटायर खालिद चिश्ती साथ मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस इस वक्त की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। और आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो इस रीजन में अपने फुली रिसोर्सेज को ना सिर्फ मोबिलाइज़ करे बल्कि इन नए ताल्लुकात को जो कि अब बनने जा रहे हैं और बन रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए इस रीजन में अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करे। इसके ऊपर कुछ मज़ीद भी बात करेंगे, सिफारती महाज के ऊपर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हमने बात की कि अगर दिफाई लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान कितने क्रिटिकल फेज से निकला है और उस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत, लेकिन इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट में तो कामयाब हुआ। लेकिन अब आज की अगर डेवलपमेंट्स देखें तो जहाँ पाकिस्तान ने कल एक बहुत ही अहम संग मील अबूर किया, हमने ईरानी प्रेसिडेंट को पाकिस्तान आते हुए देखा, वहीं आज फ़ौरन से पेशतर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल पॉलिटिक्स में ना सिर्फ इन्वॉल्व हुए बल्कि आज हमने उनको अपोजिशन अरकान से मुलाकातें भी करते हुए देखा। लेकिन इस पूरे तस्वीरनामे में हमें एक चीज़ नज़र आई कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की उससे ऐसा महसूस होता है कि इम्पॉर्टेंट स्टेट इशूज़ के ऊपर तो पार्टीज साथ हैं, चाहे वो अपोजिशन की हों चाहे गवर्नमेंट की इत्तेहादी हों, लेकिन कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर भी हैं, कार भी हैं, जावेद मलिक साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। जावेद मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले थोड़ा सा आपकी सिफारती एक्सपर्टीज़ पे मैं चाहूँगी कुछ चीज़ों पर जिस पे आपकी राय लूँ। सर ये एग्रीमेंट तो ईरान और अमेरिका का हमने करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत में सफ़े मातम है कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी, आप आइसोलेट हो गए हैं, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आ गया है। एक तो ये कि आपके ख्याल में मोदी साहब के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही है या फिर वाकई उनके जाने के कोई आसार हैं या फिर उनके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू होंगी? आप भारत में कैसा परसेप्शन अब बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं और स्पेशली इन रिलेशन टू पाकिस्तान, क्या वहाँ पर फील कोई तब्दील हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान की जो सफारती महाज के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम ने, मैं कहूँगा फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम ने जिस तरह से एक बहुत ही पेचीदा, एक गंभीर मसले को एक उसकी गुत्थियां सुलझाते 3-4 माह के बाद एक ये बहुत ही अहम तरीन MOU हासिल किया। और उसके बाद आपने कल ही देखा, परसों बल्कि,
जब स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात के बाद जेडी वैंस बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में उन्होंने अगर किसी से बहुत ज़्यादा बात की है तो हमारे फील्ड मार्शल हैं। यानी ऑब्वियसली इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो पाकिस्तान के साथ कितनी क्लोज कांटेक्ट में है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले तक हमारी उनसे इतनी रसाई नहीं थी, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारी रिलेशनशिप के अंदर एक डेप्थ आई है यूएस के साथ, वो बहुत अहमियत की हामिल है। आप यूएस के बारे में कोई भी राय रखें, वो इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर है, और उसके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड रिलेशनशिप जो है वो आपको सफारतकारी के यानी मैदान में एक बहुत ज्यादा आपका जो वकार में इजाफा करती है। तो मैं समझता हूं कि ये जब आपने बात की कि हिंदुस्तान की, देखिए हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का महवर है वो हमेशा पाकिस्तान रहा है। वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। उस हवाले से उन्होंने वाशिंगटन में और बहुत बहुत अहम जो वर्ल्ड कैपिटल्स है वहाँ पे लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, ताकि पाकिस्तान को कभी दहशतगर्दी से जोड़ देते हैं, कभी किसी से जोड़ देते हैं। यानी पाकिस्तान को एक मनफी तासुर पाकिस्तान का उजागर करने में उन्होंने मिलियंस लगाए, और मैं समझता हूं कि शायद मिलियंस मैन आवर्स एफर्ट्स कई सालों पर मुहित उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो पाकिस्तान की इस सफारतकारी के इस अमल में, जिसने पाकिस्तान ने अपने आप को एक अमन के सफीर के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर पेश किया, तो उनकी तमाम काविशें जो है बिल्कुल रायगा गई। तो ऑफकोर्स सफ़े मातम तो बिछेगी, लेकिन मैं समझता हूं हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव किरदार अदा करने का ख्वाहा रहा है, चाहे वो हमारा खित्ता हो, चाहे वर्ल्ड स्टेज हो। ये अलग बात है कि हमें उसका मौका नहीं मिला इस तरह से। अब जब हमें मिला तो हमने उसको बहुत मैं समझता हूँ चाबुक दस्ती से और बहुत महारत के साथ जो है हमने उसको न सिर्फ उस जिम्मेदारी को निभाया, बल्कि एक सुपर पावर और एक एडवर्सरी के दरमियान एक एमओयू हासिल करके उनकी भी अप्रिसिएशन हासिल की। और दोनों अतराफ की तरफ हम देख रहे हैं, चाहे वाशिंगटन हो या तेहरान हो, ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो खुद आए हैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो इतनी बड़ी मैं समझता हूँ जब आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर अप्रिसिएशन होती है तो आपके एडवर्सरीज तो परेशान होंगे, होने दीजिए उनको। बिल्कुल। अच्छा, आपके ख्याल में चलें परेशान तो उनको होने दें, लेकिन कुछ परेशानी सर हमें अपने इश्यूज से रिलेटेड भी है। इकोनॉमी हमारी जिस क्राइसिस से गुजर रही थी, आपको लगता है कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान के जो कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए, स्पेशली कतर और इस किस्म के ममालिक के साथ। और दूसरा ये जो वेस्ट है, आपको लगता है कि अब कुछ इकोनॉमी के ऊपर भी पाकिस्तान की इनडायरेक्टली जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, और ये वो सवाल है, मैं समझता हूँ आपके इस सवाल ने उस तमाम पाकिस्तानियों की जो अमंगों की अक्कासी की है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो आपने बहुत महारत से काम किया, वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसके असरात हमारी आम इंसान पर क्या होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जब कभी भी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट यानी उसकी एक बुनियादी ज़रूरत जो है वो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है। आपके मुल्क की जो एक परसेप्शन अगर मनफी होगी, नेगेटिव होगी, आपको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा था माजी में गलत तौर पर, तो आपके दुनिया के जो जितनी भी इदारे हैं, चाहे वो ममालिक हैं या वो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आपके जो दो तरफा या मल्टीलैटरल ताल्लुकात हैं, उनके अंदर एक तरह से मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि गल्फ ममालिक का आपने जिक्र किया, कतर इस तमाम मीडिएशन प्रोसेस का एक बहुत कलीदी मेंबर बन चुका है। सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और ज़्यादा उनके अंदर डेप्थ आई है। मैं समझता हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कुवैत हो, कतर हो, इन तमाम ममालिक के साथ हमारी रिलेशनशिप पहले से ऑब्वियसली बेहतर, बहुत जगहों पे उसको करने की जरूरत भी है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो गल्फ ममालिक का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत बेहतर हुई है। अमेरिका जो है मुख्तलिफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, उस पर अब हमारे लिए एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। रहा सवाल डोमेस्टिक ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस का, तो उसके मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका फोकस इसी हवाले से होना है भी और होना भी चाहिए ज़्यादा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर तो फील्ड मार्शल साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं वो खुद। तो प्राइम मिनिस्टर और जो हुकूमत है उसकी फोकस जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही होनी चाहिए, और मुल्क के आम इंसान की जो जिंदगी के अंदर बेहतरी लाने की तरफ उनकी काविशें जो है वो मैं समझता हूँ ज्यादा
मेहनत से उनको करना पड़ेगा इस पर। अच्छा सर, जहां आपने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी इश्यूज हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली तो चले इन चीज़ों को अचीव कर लिया, लेकिन अगर आप खुद भी क्योंकि सिफारती लिहाज से काम करते रहे और ऑब्वियसली वफाकी वज़रा का एक बड़ा रोल रहा होता है, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की उसमें वैसे बात तो वो आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ साहब के जो स्टेटमेंट था उससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट की जो एलाई है वो गवर्नमेंट के साथ हाफ हार्टेडली है। मतलब उनको वफाकी वज़रा पे भी शिकायत थी, हुकूमत के तर्ज अमल पर भी शिकायत थी, और आपने देखा कि आज अपोजिशन के अरकान से भी प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि ये मामलात में गवर्नमेंट की पूरी टीम का सही एक यूनानिमस पॉलिसी के साथ रिफ्लेक्ट करना एक तो कितना ज़रूरी है, और दूसरा इन इशूज़ से क्या आगे मसाइल हो सकते हैं? देखिए, थोड़ी यूनिक अरेंजमेंट है हमारी इस वक्त गवर्नेंस की। पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स भी हुई हैं, यूनिटी गवर्नमेंट्स भी हुई हैं। 2008 में जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने थे, तो आपको याद होगा उस वक्त एक यूनिटी गवर्नमेंट थी, कोलिशन थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों मेंबरान थे। फिर जब पीडीएम गवर्नमेंट आई, फिर भी ये साथ थे। अभी थोड़ी यूनिक सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन वफाकी काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, प्रेसिडेंट उनका है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नून लीग का है, तो गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो कहीं कहीं वो आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलात पे उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। लेकिन एक बड़ी खुश आइंद बात है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो की जरदारी ने भी ये कहा, और जनरली भी मेरी जिन लोगों से बात होती है पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में, वो ये कहते हैं कि जो स्टेट पॉलिसीज हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर तमाम लोग यकजा हैं। आपने देखा जब ईरानी सदर आए तो हमारे बिलावल साहब भी वहाँ मौजूद थे, आसिफ आप भी वहाँ पे मौजूद थी, प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उन मामलात पे जो स्टेट की इंपॉर्टेंस की चीज़ों पे तो वो साथ काम कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इश्यूज पर जैसे उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट थी, आई थिंक वो थोड़ी बैड टेस्ट में थी। आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को कहें कि आप कश्मीरी हैं या नहीं। आई मीन दिस इज, आई डोंट थिंक, अभी ये डिबेट करने का मेरे ख्याल में इट वाज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस डिस्कशन। आपने लोगों को जोड़ना है, आपने लोगों को साथ लेकर चलना है, आपने लोगों के अंदर तफरीक तो पैदा नहीं करनी। तो वहां पे तो मैं बिलावल भुट्टो की उस कंसर्न से एग्री करूंगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिकली हमको ये जरूरी है कि हम बल्दियाती निज़ाम लेकर आए, यानी बल्दियाती निज़ाम जो कि वो ये कह रहे हैं कि कराची में वो लेकर आए हैं, उनके मेयर हैं मुर्तजा वहाब, आप जानती हैं। जी जी। लेकिन वो लाहौर में हम देखते हैं कि कोई मेयर नहीं है, ना रावलपिंडी में है, ना कहीं और किसी बड़े पूरे शहर पंजाब में नहीं है, बिल्कुल। जी जी, कहीं पे भी नहीं है। तो जो लोग जमहूरियत के दावेदार हैं, उनको तो ये देखना चाहिए कि असल में जमहूरियत के 3 तहें होती हैं, बहुत सारी हैं लेकिन 3 अहम है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, उसका अपना काम है जो वो कर रही है, जैसे कि हमने देखा स्टेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहां पे भी काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आम इंसान है उसका एवरीडे की जो डीलिंग है वो तो डोमेस्टिक यानी बल्दियाती निजाम पे होती है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, जहां कहीं पे भी जमहूरियत, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, वहां पे आपको लोकल काउंसिल्स मिलेंगी, लोकल गवर्नमेंट का निजाम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमारी सियासी जमातें जो है वो लोकल लेवल पर इक्तदार को ट्रांसफर नहीं करती, यानी वो डेलीगेट करने पर यकीन नहीं रखती। आई मीन हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजों में भी वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जो हो सकता है उनका ना हो, यानी वो एक लोकल लेवल पर ऑब्वियसली क्योंकि एक ढांचा मौजूद नहीं है, तो उनको वहां पे जाके उनको भी माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। तो अगर वो एक लोकल गवर्नमेंट का ढांचा हो इफेक्टिवली, तो मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर का काम भी आसान होगा अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे कभी क्यों नहीं हुआ। हमने देखा कि माजी में बीडी का निजाम आया बहुत पहले, फिर मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने जो है वो निजाम नाजिम बनाए थे, आपको तहसील बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते आए हैं, लेकिन अभी तक हम कुछ इसके बारे में हतमी राय कायम नहीं कर पाए कि किस तरह से हम जो डेमोक्रेसी के समरात हैं वो एक आम इंसान तक पहुंचाएंगे। और कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सियासी मसलियतों की बुनियाद के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू नहीं किए गए। जी, अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक उस हवाले से जो बिलावल साहब की बात थी, मैं किसी हद तक एग्री करूंगा उनसे, एक वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखें तो इवन ये तमाम किसी एक जमात की हम बात नहीं कर रहे। इवन जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने भी इसको लोकल लेवल पर जो है वो इक़्तिदार को ट्रांसफर किया था। बल्कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम सेंट्रलाइज करने पर यकीन रखते हैं, हम पावर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं सीएम के अंदर। इवन कई दफ़ा तो मैंने ऐसा भी देखा है कि इवन जो वुज़रा होते हैं वो भी पावरलेस हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। तो आई थिंक हमें अगर रियल डेमोक्रेसी अपने मुल्क में लेकर आनी है तो हमको पावर को शेयर करना सीखना होगा,
ट्रांसफ़र करना ग्रास रूट्स लेवल पर, वो जब तक नहीं होगा तो लोगों के इस किस्म के सवालात जो हैं वो उठते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब सर, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे तज्जियाकार और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब। यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में आज ये कहा है कि जीबी में वो 3 माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, क्योंकि सिंध में भी उनकी यही कोशिश थी और यही उन्होंने किया। अब देखना ये होगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या इसी रोड मैप को फॉलो करती हैं या फिर नहीं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।